अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन साउथ चाइना सी का एरिया है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो असर्टिवनेस है, चाइना जो बुली हो रहा है, हर एक के सिर पे चढ़ के नाच रहा है, उसको कैसे टैकल इन कर सकते हैं या उसका क्या आयाम है, उस पे आर्टिकल आया है ना। हमें वैसे तो ये टॉपिक एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करना होता है, बट करंट अफेयर में रिपीट करते हैं तो शायद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाती हैं। अब बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वुल्फ वॉरियर और दिस चाइना का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है दिस रीजन में। ये जो आपको मैप दिख रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साउथ चाइना सी और पूरा, दैट इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मतलब ओवरऑल समझ जाओ फीलिंग मेरी, इसी एरिया को इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है बेसिकली, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो भी बड़ी एम्पायर्स हुई हैं, कोई भी बड़ी एम्पायर हुई है, उसका आधार क्या रहा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई भी बड़ी एम्पायर देश में हुई है या ग्लोबली आप किसी भी एम्पायर, आप ओटोमन एम्पायर को देखिए, आप ब्रिटिश एम्पायर को देख लीजिए, आप मौर्यन एम्पायर को देख लीजिए, तो उसका बेसिक आधार क्या रहा है एक्सपेंशन का, है ना। एक्सपेंशन ऐसे नहीं हो जाती जिस करणबीर, बेसिक आधार रहा ई इज इक्वल टू ई, यही फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू ई। एम्पायर्स तभी एक्सपैंड करती हैं जब इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, जब अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में होती है, तब जाके एम्पायर्स जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो एक्सपैंड करती हैं, तभी जाके वो डिफेंस सिस्टम एक्सपैंड करता है। अगर आपको खाने के लाले पड़े हों और मैं बोलूँ कि डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप साउथ सुडान को उठा के हम लोग न्यूक्लियर वेपन दे दें, तो आपको क्या लगता है वो एक्सपैंड कर जाएंगे, पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लेंगे? नहीं, सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं, सबसे बेसिक आधार होता है अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी है तो पैसे से क्या नहीं आता यार, है ना। हर एक अपना डिफेंस खरीद लेगा। और अर्थव्यवस्था का जो बेसिक आधार है वो क्या है, अर्थव्यवस्था का बेसिक आधार क्या है, तो वो है व्यापार, ट्रेड, राइट। जितना ज्यादा हम लोग ट्रेड करेंगे कमोडिटीज का, आजकल सर्विसेज का, तो उतनी ही ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है अच्छी होगी। ट्रेड का बेसिक जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, दैट इज शिपिंग, राइट। आपका शिपिंग लेन्स जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो क्लियर होनी चाहिए, एंड आपका जो रिलेशन है, आपका रिलेशन विद अदर कंट्रीज और आई वुड से इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा है। एंड आपके देश में जो भी कमोडिटीज का आप व्यापार कर रहे हो, उनका प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। अब उसके लिए हर एक, मतलब इस पे तो मैं पूरा, इवन वी कैन टेक अ फुल लेक्चर ऑन दिस, वो हम लेंगे किसी और दिन, कि ब्रिटिश एम्पायर कैसे एक्सपैंड कर रहा है, मॉडर्न एम्पायर की इकोनॉमी किस तरीके से एक्सपैंड करती है, हर एक चीज पे काम कर रहे हैं। आज हम भी तो काम कर रहे हैं ना, भारत क्या कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर लो जी, इंडिया में इन्वेस्ट कर लो, सस्ते, हम लोग लेबर लॉस को ईज कर रहे हैं, हम हर जगह पे हमारे चीज़ों का प्राइस जो है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड ऑल। सिमिलरली हम बाकी चीज़ों, कनेक्टिविटी है, कभी हमने ईरान में जाके छाबर पोर्ट ले लिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बातें हो रही हैं, कभी मोदी जी उड़ के वहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, व्यापार करने की जो एस्पेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिशें कर रहे हैं, हर जगह रिलेशन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब इसकी बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ बिकॉज हमें समझना है चाइना का एक्सपेंशन, तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग ना। और आज से नहीं, मतलब 80s ऑनवर्ड्स चाइना जो है वो इसी तरीके की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला होता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए दे इन्वेस्टेड हेल अमाउंट्स ऑफ मनी इन व्हाट, इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या होगा, नई नई चीजें बनेंगी, उसका व्यापार होगा, उसकी एफिशिएंसी आएगी। तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हेल अमाउंट ऑफ मनी इन एडवांस टेक्नोलॉजीज, स्टार्टिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स टू द इंटरनेट टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीवेयर। धीरे धीरे, मतलब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑलरेडी कम था, बिकॉज वो सरकार दूसरी है, वहां पे धरने वरने तो लग नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे आते आते जो चाइना है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन, उनका व्यापार का एक्सपेंशन इतना हो रहा था, इट बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब पैसा ठीक ठाक आ गया, आवाज में गरज आ गई, तो अब इनका इच्छा होती है कि ये जो सिस्टम है ना वो यथावत चलता रहे।
यानी कि एम्पायर तभी तक स्टैंड करेगा जब तक इनकी इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, और इकोनॉमी तभी तक स्टैंड करेगी जब तक इनका व्यापार स्टैंड कर रहा है। अब व्यापार स्टैंड करने का जो आधार था, कि कनेक्टिविटी का जो आधार है, दैट वाज द WTO रिजीम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मेंबर कंट्रीज, और उसको चाइना का मिला मेंबरशिप। दैट वाज अ बेसिक आधार कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है ना कि कोई भी किसी कंट्री से होने वाले व्यापार को रोकेगा नहीं, बिकॉज एक ग्लोब एक मार्केट है, हर एक बंदे को हक है यहां से चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, विद स्टार कंडीशंस। वो कंडीशंस किसी और दिन आप अर्थव्यवस्था की क्लास में पढ़ लोगे। अब WTO की जो इन्फ्लुएंस थी दुनिया पे, वो 2008 की मंदी जो आई थी उसके बाद कम होगी, और उसके बाद नए नए, क्योंकि 2008 की मंदी में ना बहुत लोगों की नौकरियां जाती हैं इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। अपने देश में इंपैक्ट कम देखने को मिला इसका, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा था। यूरोप देख लीजिए आप, अमेरिका देख लीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा मिडिल क्लास तंग हो गई। अब लोगों की जाती हैं नौकरियां, तो एक जिस बंदे की नौकरी चली जाती है उसके सामने कुछ ऊटपटांग लीडर्स आके वोट्स मांगते हैं कि भाई देख तेरी गई नौकरी तो सारी इस सरकार की गलती थी, आप हमें वोट करिए। एक्सट्रीमीज वाले, या तो कोई लेफ्टिस्ट आ जाता है या कोई राइटिस्ट आ जाता है, और ऐसी वैसी बातें वहां पे होने लगती हैं। तो हमने देखा कि कुछ इस तरीके के लीडर्स आते हैं, एक्सट्रीम ओपिनियंस रखने वाले, और उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म का स्टैंस चूज करा। प्रोटेक्शनिज्म क्या था कि हमें किसी एक कंट्री से, एक कंट्री विशेष से व्यापार नहीं करना। कोई कहता है ईरान से नहीं करना, कोई कहता है चाइना से नहीं करना, कोई कहता है इंडिया एज अ अमीर देश, इन लोगों को कोई छूट नहीं देनी किसी चीज पे, वगैरह वगैरह। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या था? इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच वाज बीइंग पोर्ट्रेटेड बाय WTO। अब चाइना को ग्लोबलाइजेशन का फायदा बहुत था, बिकॉज ट्रेडिंग इकोनॉमी है। अब WTO रिजीम खत्म होता है, ये सभी को दिख गया है कि आज नहीं तो कल इट विल कोलैप्स। धीरे धीरे कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे ट्रेड ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चाइना वांट्स कि मेरा व्यापार चलता रहना चाहिए, तभी बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी जो ये चाहते हैं। तो कैसे चलेगा? तो मार्केट ढूंढो। मार्केट कैसे ढूंढेंगे? कि हर एक कंट्री की सरकार का डिसीजन होता है कि किस कंट्री के गुड्स पे हमें टैक्स लगाना है, किस कंट्री के गुड्स को रोकना है। तो उन कंट्रीज अपनी मार्केट्स को हम लोग चार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी ये वाली कंट्रीज। कौन सी हैं? सेंट्रल एशियन एम्पायर्स। सॉरी, वैसे पाकिस्तान भी आ गया इसमें, वो नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहां तक ले लीजिए, जितने ऊपर स्थान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी स्थान है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। लैंडलॉक्ड है, किसी ओशन का एक्सेस है नहीं, तो वहां पे जाके बना दो सड़कें। सड़क होगी तो सड़क पे ट्रक चलेगा, ट्रक चलेगा तो ट्रक में सामान होगा, और सामान उसी का होगा जिसने सड़क बनने के लिए पैसे दिए हैं। एज सिंपल एज दैट। क्या हुआ? रोड्स बनाई। कहते जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, एक ही नाम है ना। बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रेन चलती है, यीवू से ट्रेन चलती है, मैड्रिड में जाती है, मैप में भी नहीं दिख रहा है ना। 11 यूरोपियन देशों को ट्रांसफर करती हुई लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा, 84 वैगन्स, 21 डेज, यीवू टू मैड्रिड ट्रेन जाती है चाइना से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब ट्रेन जा रही है, गुड्स की मूवमेंट है, तो क्यों नहीं बिकेगा। अब हर एक कंट्री के साथ क्या करना है? रिलेशन ऐसा बनाना है कि वो मना ना कर सके। और इनका रिलेशन बनाने का तरीका क्या है? पैसा। पैसा फेंक, तमाशा देख। हर एक कंट्री को लोन दे दो। बैंक बना लिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। हालांकि जरूरत तो थी हमें इस बैंक की, बट उसके थ्रू बेल्ट एंड रोड फंड बना लिया, BR फंड बना लिया। हर एक कंट्री को दिए जा रहे हैं फंडिंग, पैसा। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या? रेलवे, पोर्ट्स, रोड्स। पोर्ट्स होंगे, शिप्स चलेंगे, रेलवेज होगा, गुड्स की मूवमेंट है। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, गुड्स की मूवमेंट है हर जगह पे। अब दूसरा ट्रेड का जो इंपॉर्टेंस रहता है वो रहता है शिपिंग लेन्स का। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरू होता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये बात ना सिद्ध हो गई थी जब वॉर ऑफ अटलांटिक हुआ था। वॉर ऑफ अटलांटिक आपको पता है कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब हिटलर जो है इंग्लैंड की सप्लाई लाइन कट करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे शिपिंग लेन्स पे अटैक किया, इवन सिविलियन शिप्स पे अटैक करा, सो दैट कि इंग्लैंड की सप्लाई लाइंस को क्रंच कर दिया जाए। आज भी इकोनॉमी जो है वो एरोप्लेन से नहीं चलती है, आज भी जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट से नहीं चलता है। दे आर ऑल बेस्ड ऑन ओशियंस, है ना। इंटरनेट की बात करें तो अंडर सी फाइबर केबल्स हैं। ट्रेड की बात करें तो वो शिप्स हैं, वो शिप्स शिपिंग लेन्स के ही थ्रू जाएंगे, और शिपिंग लेन्स जो है वो ओशियंस है। तो शिपिंग लेन्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इवन इन द केस ऑफ वॉर, इवन इन द केस ऑफ अग्रेशन, इवन इन द केस ऑफ व्यापार और इकोनॉमी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाज कि साउथ चाइना सी में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, चाहे जहाँ पे कोई रिसोर्स है विच इज अगेन एसेंशियल फॉर व्यापार, वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स को डेवलप करना शुरू करा इन्होंने।
पूरे इंडियन ओशन में। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोला गया, आजकल हम मैरीटाइम सिल्क रोड बोल देते हैं या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कोई भी नाम लीजिए। समझना ये है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ओशियन में वो क्या है। तो माड़े देश पकड़ो, गरीब वाले, श्रीलंका आया, बहुत सारा पैसा दे दिया, लौटा नहीं पाए, कहते चलो रहने दो, पैसे क्या करने, आप एक पोर्ट दे दीजिए, हम्बनतोता पोर्ट है ना, यहाँ पे 100 साल की लीज, चलो जी चाइना रखेगा, हम्बनतोता पोर्ट। सारे के सारे डीप सी पोर्ट है, इसका मैं बात बाद में बताऊंगा, भूल गया तो याद करवा देना। डीप सी पोर्ट है, डीप सी हार्बर्स है, उसका मतलब क्या है बता दूंगा। अब म्यांमार है, म्यांमार छोटा सा एक पोर्ट था यहाँ पे क्यूक्प्यू के नाम से, उसको डेवलप कर रहे हैं। बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट है, बड़े कंटेनर होल्ड नहीं कर सकता, उसका कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पाइपलाइन जाएगी जो चाइना को ऑयल ट्रांसपोर्ट करेगी। एंड पाकिस्तान में गवाडर पोर्ट डेवलप कर दिया, राइट। इधर आगे जबाउती में, जबाउती बड़ा गरीब सा देश है बट इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है ट्रेडिंग शिपिंग लेन से, यहाँ पे नेवल बेस बना दिया। सिमिलरली यहाँ पहले मालदीव्स के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, केन्या के साथ अच्छे रिलेशन है, इटली तक पहुंच गए हैं। तो सिमिलरली हर एक कंट्री में ना इनका इस तरीके का प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस ऐसे नहीं कि भाई बंदगी वाला, वो प्रेजेंस है गला दबा दिया, इतने पैसे, इतना लोन दे दिया जिसकी उनको जरूरत थी एक्चुअली, उनको लगा कि सब कुछ सही है। जैसे पाकिस्तान है, पेंडा बॉन्ड्स इशू कर करके ढेर अमाउंट ऑफ पैसा इन्होंने उठा लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, गवाडर पोर्ट दे दिया, फिर यहाँ से चाइना अपने रोड बना के ले गया जो कि पीओके से होके जाती है। अब पीओके से होके जा रहा है तो हम लोग, वैसे हम इसका पार्ट बनते तो बहुत अच्छा होता, एक पूरा रोड्स का नेटवर्क था, अब इंडिया से तुर्कमेनिस्तान तक सड़क से सामान चले जाना था, आइडिया अच्छा था। लेकिन हमारी वो पीओके वाली जो ओवरऑल सोवरेनिटी का इशू है, उसके कारण भारत ने इसको नहीं करा ज्वाइन ही। तो उसके चलते अब चाइना बेसिकली कर क्या रहा है इस केस में, पहली बात वो अपनी एनर्जी सप्लाईज को एश्योर कर रहा है। चाइना के पास है नहीं क्रूड ऑयल बिल्कुल भी, तो यहाँ से आने वाला क्रूड ऑयल इन एरिया से होके जब जाता है तो यहाँ पे पहली बात है लगते हैं 45 डेज। अब 45 डेज एक लंबा टाइम है, कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे एक चोक पॉइंट भी है। चोक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब मलाक्का स्ट्रेट, इंडियन नेवी ना इस एरिया का चप्पा चप्पा जानती है, चाहे चाइनीज नेवी कितनी भी स्ट्रांग हो, बट बे ऑफ बंगाल वी नो द एवरी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी इंडियन नेवी को पता है। सारा दिन तो हमारी वेसल्स घूमती हैं यहाँ पे, और हम सिंगापुर के साथ जाके हर साल वो सिम्बेक्स जैसी एक्सरसाइजेस भी करके आते हैं। तो चाइना को डर है कल को गड़बड़ होती है तो यहाँ पे हम हमारा नेवल बेस यूज करके इस एरिया को अगर ब्लॉक कर देंगे, चाइना की सप्लाई लाइंस क्रंच हो जाएंगी। ये स्ट्रेटेजिक कारण है, दिन बहुत लगते हैं, पैसा बहुत लगता है, वो एक इकोनॉमिक कारण है। दे सेड की ग्वाडर पोर्ट बनाओ, सड़कें और पाइपलाइन जाएगी, सीधा तेल 10 दिन में 10 डेज में ग्वाडर पोर्ट से गल्फ से तेल आएगा और इधर जाएगा। ट्रेन की भी बातें हो रही हैं कि यहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी है, वो एक अलग बात है। बट अपना प्रभुत्व चाइना इंडियन ओशन में हर जगह फैला रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, हर एक कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस इतने वन साइडेड हो जाते हैं कि उनको बाद में लगता है कि यार ये हालात, अब कुछ नहीं कहते वो। अब क्या बांग्लादेश के केस में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये वोल्फ वॉरियर सिस्टम, सिंपल उनका स्टेटमेंट आता है जब भी बांग्लादेश कोशिश करता है कि हम क्वाड जो कि यूएसए इस चीज को होते हुए देख रहा है ना, 90s तक क्या हो रहा था इंटरनेशनली, नोबडी वांट्स कि ऐसी कोई रॉग पावर जब यानी कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ना हो, सिंगल बंदा सारा कुछ चला रहा है, सिंगल पार्टी सारा कुछ चला रही है, तो वो ग्लोबल पीस ग्लोबल ऑर्डर को खराब करते हैं। नोबडी वांट्स दैट, स्पेशली द नेशंस लाइक अमेरिका, इंग्लैंड। तो अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर 90s तक, तो चलो रशिया और अमेरिका की आपस में टसल चल रही थी। 90s में यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो जाता है और बाकी जो सिर्फ यूनिलेटरल वर्ल्ड था, यूएसए वाज ओनली देयर। अब जो यूएसए है वो दोबारा इसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना इज अ नेक्स्ट वर्ल्ड पावर, और उनकी जो वर्ल्ड पावर राइवलरीज यहाँ पे चलेंगी उसको कैसे टैकल इन करना है, उसके लिए उन्होंने बनाया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की जो दुश्मन देश है इनके, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, मिलके मिलिटरली धीरे धीरे इनको टैकल इन करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश इशारे से कर रहा था कि हम भी क्वाड का मेंबर बन जाएंगे, एंड चाइना सिंपली सेड कि ये ठीक ना होगा भाई, अच्छे दिन चले जाएंगे तुम्हारे, ना। तो दिस एग्रेसिव पॉलिसी इज नोन एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, बिकॉज एक चाइनीज फिल्म है उसी के बेसिस पे इनको बोला जाता है।
राइट। तो बांग्लादेश के केस में इतनी सी न्यूज थी। अभी मुद्दा डेवलप हो रहा है, इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, बट दिस बेसिक्स यू हैव टू नो कि क्यों, कैसे चाइना एक्सपैंड करा, क्यों चाइना इस एरिया में असर्टिव हो रहा है, और इंडिया भारत को इसे टैकल करने के लिए क्या करना है वो एक किसी और लेक्चर में मैं इंक्लूड कर दूंगा।